सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। तो आकांक्षा, ये बताओ कि आज हम जो जो बातें करने वाले हैं उनमें कुछ थोड़ी सी गर्मी भी है, थोड़ी सी भीनी भीनी सी ठंडक भी है और थोड़ी सी खुशबू है कहीं वादियों की। वादियों की खुशबू है और साथ ही साथ कुछ ताकीदें हैं। किनकी? भाई ताकीदें ये हैं कि जो हम आजकल जिस मौसम से गुजर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन अगर बात करें तो ये जो गर्मियां हैं ये बच्चों के लिए बड़ी हंगामेदार होती हैं, क्योंकि उनकी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और अब जब छुट्टियां शुरू होती हैं तो तमाम प्रोजेक्ट वर्क और होमवर्क वगैरह होते हैं और ऐसे में पढ़ाई और खेल में जो संतुलन होता है वो बिगड़ने लगता है, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं हमारे तो भाई छुट्टियां चल रही हैं। भाई राजुल जी, जब छुट्टियों की बात होती है ना तो होमवर्क की, प्रोजेक्ट्स की या पढ़ाई लिखाई की बात ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि ये जो गर्मी की छुट्टियां होती है ना, पूरा साल पढ़ते लिखते वो खेलते कूदते जो बच्चे होते हैं इसका इंतजार करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपका कहना सही है कि भाई संतुलन है। हाँ, संतुलन बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही साथ जब आस पड़ोस में भी आजकल मिलने जुलने का थोड़ा बहुत मौका शुरू हो गया है, आने जाने लगे हैं और वैसे तो पड़ोसी हमेशा साथ रहते हैं, तो उनके साथ भी व्यवहार का एक खास जो दायरा है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये बताओ कि घूमने भी तो चलना है ना? हाँ, घूमने चलेंगे और चलेंगे हम चैल। और बात करेंगे हम आज उसकी जो हमारे दिल के सबसे करीब रहती है, यानी कि माँ की। तो बातें माँ की होंगी और आपके पास भी जो बातें हैं वो हमसे साझा करिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम का जो आजकल असर हो रहा है कि ज़बरदस्त ज़ोरदार तरीके से गर्मी पड़ रही है और मैदानी हिस्सों में तो इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल लगता है आग बरस रही है। और राजुल जी, मतलब ये जो समय रहता है ना, ये ऐसा समय रहता है कि भाई देखिए, हम गर्मी की छुट्टियों की बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे घर में हैं तो, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि बेचारे बच्चे ना बाहर जाकर ढंग से खेल पाते हैं। भाई मतलब अगर दोपहर के बाद निकलना भी चाहें तो जो गर्म हवाएं हैं वो हमेशा परेशान किए रहती हैं। बच्चों की भी बात, अगर उनको तो चलो रोका भी जा सकता है, लेकिन बड़ों को काम से निकलना ही होता है। और कुछ इलाकों में तो लू भी चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर लू लग जाती है तो बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो भाई इन सब से बचकर चलना है, मतलब कुछ खास तरीके की सावधानियां बरतनी है। और वो सावधानियां क्या होनी चाहिए? सावधानियां तो जरूरी है राजुल जी। भाई देखिए ना, जब मौसम बदलता है, अब इतने मौसम बनाए ही तो इसलिए है ना भगवान ने, कि हर मौसम का हम आनंद ले सकें। और हर मौसम की कुछ खास बात भी होती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ खास खबरदारी लेकर, कुछ खास उपाय करके हम मौसम कैसा भी हो उसका आनंद जरूर ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको बाहर निकलना ही है, अब चूंकि काम के सिलसिले में बाहर जाना ज़रूरी हो जाता है, तो अगर आप उस समय बाहर निकल रहे हैं जब धूप बहुत तेज़ हो, तो अपने सर को ढक कर जाएं। कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से अपने सर को बांध लें और हो सके तो छाता भी ले लें। साथ ही साथ जब घर से निकलें तो पानी के घूंट जरूर पी लें। बिल्कुल, और खाली पेट बिल्कुल ना निकलें और हो सके तो पानी साथ लेकर जाएं। वैसे कहते हैं कि आम का पन्ना भी बहुत फायदा करता है, ऐसे मौसम में बाहर निकलने से पहले अगर पी लिया जाए। और ये भी कहते हैं, एक बड़ा दादी नानी किस्म का ये जो उनके ज़माने का एक टोटका रहता था, या कहें एक नुस्खा रहता था कि प्याज की एक गांठ जो थी वो पास में रख ली जाती थी। कहते थे उससे लू नहीं लगती। ये अब भी जारी है, ये नुस्खा तो हम अभी भी अपनाते हैं। मतलब कहा भी जाता है जो प्याज होता है वो गर्मियों के दिनों में खासकर उसका इस्तेमाल लू से बचने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ इसका आपको खास ख्याल रखना है कि अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। बिल्कुल, क्योंकि पानी की कमी होने का मतलब यह है कि गर्मी पूरे सब
पूरा साजो सामान लेकर आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, तो बस उससे बचना है। और खाली पेट भी नहीं रहना है जी। क्योंकि गर्मी में ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने से भी तबीयत खराब होने का खतरा बन जाता है। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना है। और वैसे कितने मतलब प्यास बुझाने के लिए और पेट भरने के लिए कितनी तरीके की चीज़ें तो गर्मी में प्रकृति ने बनाई दी हैं। भाई खरबूजा है, तरबूज है, ये सब खाइए और फिर आराम से बाहर जाइए। नींबू पानी है, नारियल पानी है, साथ ही साथ सत्तू का उपयोग खासकर इन दिनों में किया जाता है, जो शरीर को तरावट भी देता है, साथ ही साथ पौष्टिकता से, और ये होता है ना कि पेट भी भरा रहता है। तो बस गर्मियों में खा पी कर बाहर निकलें, साथ में पानी लेकर जाएं और कसकर अपने सर को और नाक को जरूर लपेट लें, क्योंकि भाई ये जो लू है ये बिल्कुल किसी की भी परवाह नहीं करती, बस फट से लग जाती है आके। भाई छोटा हो या बड़ा हो, बचाव तो सबके लिए जरूरी है। और राजुल जी, इन दिनों खासकर छोटे बच्चे जो रहते हैं वो घमौरी की समस्या से बेतहाशा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें कि जब बच्चे घर में हो या बाहर, सूती कपड़ों का इस्तेमाल बहुत फायदा करेगा, खासकर जो उनकी त्वचा है उसको आराम देगा। तो बच्चे क्या, बड़ों को भी सूती कपड़े जहाँ तक हो उपयोग करें। और इसके साथ साथ नीम की पत्तियाँ डालकर स्नान करना भी बहुत फायदेमंद होता है इन गर्मियों के मौसम में, क्योंकि पसीने की वजह से तमाम तरह के संक्रमण पैदा होने का खतरा रहता है। तो ये भी किया जा सकता है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे नीम की पत्तियों का उपयोग हम कर सकते हैं, खस का उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत सावधानियां बरत के भाई ये गर्मियां भी निकल जाएंगी और ठंडी ठंडी हवाएं आ जाएंगी। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी। और एक खास चीज का आपको ख्याल ये रखना है कि इन दिनों अपने खान पान में गरिष्ठ भोजन का समावेश न करें। बिल्कुल, क्योंकि तेज मिर्च, मसाला, इस तरह की चीजें जो हैं वो तुरंत ही एसिडिटी को बढ़ावा देती हैं और फिर वो गर्मी जो है उसका जो हमला है हावी होने लगती है। हाँ, वो तेज हो जाता है। तो भाई इन सब बातों से थोड़ा सा बच के चलते हैं और फिर गर्मियों का भी मजा लेते हैं और बस ठंडी ठंडी हवाओं को बुलाते हैं। बुलाइए।
चक, दया रे दया, चाल में लचक, दया रे दया, खुद को देखे और शर्माए, आए जवानी दीवानी, ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, आए जवानी दीवानी। राजुल जी, जब हम गर्मी से एकदम बेहाल होते हैं तो ये जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है ना, ये हमें कहते हैं ना कि अपनी ओर खींचने लगती हैं। तो चल रहे हैं ना। मैं तो ये कह रही थी कि बाहर की गर्मी में बेतहाशा दौड़ते भागते जब हम घर में आते हैं और घर में पंखा चल रहा होता है, तो तरोताजा होने के लिए हम क्या करते हैं? तुरंत पानी पी लेते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि तुरंत उठते हैं और फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के बस गटक गटक किया और पी लिया। तो भाई गर्मी से सावधान रहने के लिए ये भी ना करें। और अगर आपको पानी पीना ही है तो या तो सादा पानी खाली पेट पीना भी नहीं है, या तो सादा पानी पीजिए या मटके का जो शीतल जल होता है उसे पीजिए। कुछ खा लें और उसके बाद पिए। और जैसे गुड़ खाकर पानी पिया जाता था। भाई गर्मियों से बचाव का अगर रास्ते हम ढूंढेंगे तो हमें मिल ही जाएंगे। वैसे एक तरीका तो ये भी है कि हम किसी अच्छे से मतलब ऐसे पर्वतीय स्थल पर जाएं जहां पर शीतल हवाएं भी चलें, पहाड़ भी हो और घूमने की जगह भी हो। यानी कि खूबसूरत वादियां हो, चारों तरफ हरियाली हो और बूंद बूंद बरसती शांति का आनंद हो। भाई राजुल जी, जब ये सारी चीजें ना एक साथ मिल जाती हैं तो उस जगह को क्या कह सकते हैं? चैल। चले। बिल्कुल चले। चैल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और अगर भाई आप शिमला पहुंच चुके हैं तो वहां से चैल की दूरी सिर्फ 44 किलोमीटर है, और अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो समझिए चैल आपसे लगभग 100 किलोमीटर दूर है, यानी सिर्फ कुछ घंटे की बात है। तो चीड़ और देवदार के विशाल जंगलों के बीच जब चैल पहुंचते हैं हम, तो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, सारी थकान और तनाव यात्रा की जो है वो एकदम से दूर हो जाती है। और गर्मी का तो नाम निशान ही नहीं है। और यहाँ हिमालय के निचले हिस्से की बेमिसाल खूबसूरती बिखरी है, जिसे देखते ही बनता है। बिल्कुल, और इसीलिए तो हाइकर्स को चैल बहुत पसंद है। अश्विनी खड्ड से ट्रैकिंग के लिए जाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कैंप जीवन का भी अपना ही एक अलग आनंद है, और बहुत सारे कैंप्स यहाँ पर लगते हैं और इको कैंप्स भी आयोजित किए जाते हैं, मतलब वातावरण को वातावरण के हिसाब से। तो शिविर में रहना पसंद करना है अगर आपको, या आपको पहाड़ पर चढ़ना है, ट्रैकिंग के लिए जाना है, या इस तरह की कुछ गतिविधियां करनी है, तो बस समझ लीजिए कि चैल तो आपके लिए स्वर्ग के समान है। और यहाँ पर बहुत सारे शिविर स्थल भी हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, यहाँ के आज के दौर के संग कदम मिलाते चैल का अगर हम इतिहास देखें तो वो भी बहुत समृद्ध है। चैल को पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने साल 1891 में बसाया था। यहाँ उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन आरामगाह बनाई थी। वैसे पहले शिमला उनकी गर्मियों के दिनों में उनकी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन लॉर्ड किचनर ने थोड़ी सी अनबन होने पर शिमला में राजा के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो बस इस बात को राजा ने बिल्कुल मन में लगा लिया और उन्होंने फिर यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने ये निर्माण किया, और इस तरह से बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन, पर्वतीय स्थल जो है ये चैल हमारे सामने है। और यहाँ पर उन्होंने महल भी बनवाए और पोलो ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड भी बनवाया। और मजे की बात यह आकांक्षा कि यहाँ का जो क्रिकेट ग्राउंड है जो कि 2444 मीटर की ऊंचाई पर है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। क्या बात है। और ये क्रिकेट ग्राउंड हालांकि अब मिलिट्री स्कूल का हिस्सा है, जिसकी देखभाल सेना के जिम्मे में है। तो यहाँ आसपास घूमते हुए उसकी फोटो ली जा सकती है। हाँ, मतलब अंदर नहीं भी जा सकते, लेकिन कम से कम वो जगह देखिए, देख सकते हैं। और फोटो लेने के लिए तो चैल भाई ऐसा है कि हर कदम पर आपको आमंत्रित करता है। यहाँ आकर साधु पुल लेक जाना तो जरूरी हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ झील है और झील के बीच में एक मतलब जलपान गृह रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहाँ पे खा पी कर अपना आराम से फिर आगे बढ़िए और झील के नज़ारों का भी आनंद लीजिए। क्या ही नज़ारा होगा ना राजुल जी। सोचिए, झील के बीच में वो जलपान गृह रेस्टोरेंट, मतलब खाते खाते आप जब आपकी नज़र ऊपर उठेगी
तो चारों तरफ प्रकृति के नज़ारे होंगे हरे भरे। बिल्कुल हरे भरे नज़ारों के बीच में तो आप बिल्कुल क्या तो मज़ा आएगा। तो अब ऐसा करें कि चैल पैलेस होटल चलते हैं। ये 1891 में महाराजा ने बनवाया था और अब ये हेरिटेज होटल बन गया है, जहाँ पर पुराने ज़माने के फर्नीचर्स हैं और गुजरे हुए अतीत की याद दिलाती हुई सजावट। मतलब इसको देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि ठगे से देखते ही रहें, क्योंकि उस दौर की में कितने कला प्रिय और कितने गुणवान और कितने संपन्न कलाकार हुआ करते थे, ये देखने को मिलता है। और चैल की जो चढ़ाइयाँ हैं, चैल की जो उतराइयाँ हैं, उन सब के साथ चैल में गीत गुनगुनाने का तो एक अलग ही आनंद है। गुनगुना लेते हैं। छन से बोले चमक के जब चनार, बोले ख्वाब देखा है आँख का खुमार, बोले ख्वाब छलके तो आँख से टपक के, बोले झरना छलके तो पूरा आबशार, बोले चमक के जब चरार, बोले ख्वाब देखा है आँख का खुमार, बोले ख्वाब छलके तो आँख से टपक के, बोले झरना छलके तो पूरा आबशार, बोले ला 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 तो आकांक्षा, तो चैल में घूमते जा रहे हो, तो चल की जरा सी उस ऐतिहासिक धरोहर को भी तो देख लो जो महाराजा ने अपने महल में बनवाया था, महल के रूप में। भाई ये महल चैल की राजगढ़ पहाड़ी पर बना है, इसे राजगढ़ पैलेस भी कहते हैं। और राजल जी, यहाँ का जो फर्नीचर है और शाही रख रखाव जब हम देखते हैं तो बस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महल के अंदर घूमने के बाद यहाँ बच्चों के पार्क में खेलने का भी इंतजाम है। और आसपास लकड़ी की कॉटेजेस हैं, उसके बाद घना जंगल है। वैसे पैलेस के लॉन में टहलने का तो भाई एक अलग ही आनंद है। सोचिए उसी लॉन में कभी राजा महाराजा टहला करते होंगे।
तो यही तो बात होती है ना, ऐसी ऐतिहासिक जगहों पे जाकर लगता है कि यहाँ पर किन किन के कदमों के निशान पड़े होंगे और हम यहाँ पर आए हैं, तो कैसी विस्मयकारी सी एक अजीब सी अनुभूति होती है। वैसे पहाड़ के शीर्ष पर मौजूद है माँ काली का मंदिर, जिसे काली का टिब्बा कहते हैं। बहुत सिद्ध मंदिर है और बहुत शांति है यहाँ पर, लेकिन मंदिर के आसपास जो है वो सिर्फ कुछ पेड़ हैं और यहाँ माँ के दर्शन के लिए लोग आते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर घुड़सवारी भी की जा सकती है। ये भी एक सुविधा है जी। और चैल में सिद्ध बाबा का मंदिर जो है उसे महाराज ने बनवाया था, जहाँ पहुंचकर असीम शांति का अनुभव होता है। और ये कहा जाता है कि सिद्ध बाबा ने महाराज को स्वप्न दिया था कि वो इस स्थान पर ध्यान करते थे। तो यही इसीलिए महाराज ने वहां पर ये मंदिर बनवाया। अब यहाँ पर चैल गुरुद्वारा भी है, तो चैल गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकना तो बनता ही है। अंदर लकड़ी की ऊंची छत है और यह गुरुद्वारा महाराज ने सबसे पहले बनवाया था, महल से भी पहले। यहाँ पर वास्तुकला इंडो वेस्टर्न शैली की है, तो यहाँ पहुंचकर भी मन जो है आस्था से, शांति से, ऐसे धार्मिक स्थलों पर या आस्था के जो प्रतीक होते हैं वहां जाकर मन ऐसा ही हो जाता है कि सब तरफ से निर्मल। और इतना ही नहीं, चैल ये जो स्थान है वो वन्यजीव अभ्यारण्य में दुर्लभ पशु पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को यहाँ मिलेंगी आपको। चारों तरफ देवदार के विशाल वृक्षों का घना जंगल, और इस जगह को मतलब खूबसूरती में, इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। क्या बात है। फिर चैल में घूमते हुए खाने के मजे लेना हो तो यहाँ के स्ट्रीट फूड को चखा जाए। यहाँ पर रेहड़ी और पटरी पर स्टॉल में गर्मा गर्म मोमोज या डिसम परोसे जाते हैं। इसके अलावा चना चाट और झोल का स्वाद भी जबरदस्त है। क्या बात है भाई राजुल जी, हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप किसी जगह घूमने जाएं तो वहाँ का जो स्थानीय खाना होता है उसका जरूर आजमाएं। बिल्कुल। और चैल पहुँचने के लिए आप अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कालका तक आपको सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आपको ट्रेन उतारेगी। वहाँ से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। और अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो चंडीगढ़ सबसे पास का हवाई अड्डा है, वहाँ पर आप पहुंच जाएंगे और वहां से फिर आपको ऐसे ही कोई वाहन मिल जाएगा, मतलब बस या टैक्सी। यहाँ से सिर्फ 117 किलोमीटर दूर है, तो इस तरह से चैल जाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। और वहां रहना तो क्या बात है। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लब तक आते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। भी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे यारे यारे यारे।
मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। महका महका आंचल हल्के हल्के, रह जाती हो क्यों पलकों से मलके। जैसे सूरज बनकर आए हो तुम, चल दोगे फिर दिन के ढलते ढलते। हो आज कहो तो मोड़ दूं बढ़ के वक्त के धारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी। आकांक्षा, जब आने जाने की बात होती है तो सावधानियां भी होती हैं, और उन सावधानियों के बारे में देखो हमारे साथियों ने लिखा भी है कि पर्यटन स्थल पर जाएं तो गर्मी से खबरदार होकर जाएं। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ साथी ये भी लिखते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, हम घर पर ही भले। भाई गर्मियों से बचाव तो जरूरी है, लेकिन गर्मियों को आनंद भी तो लेना है ना। तो परिवार के साथ कहीं घूमने तो निकला जा ही सकता है। छुट्टियां हैं तो भाई घूमना और अपने आप को हमेशा मतलब ऐसे स्थानों पर लेकर जाना जहां पर आपको इतिहास भी मिले, जानकारी भी मिले और थोड़ा सा मनोरंजन भी हो, दिमाग भी सुकून से भर जाए, तरोताजा हो जाए। हाँ, इससे अच्छी क्या बात है। और तरोताजा होने के लिए हम सखी सहेली में आपके साथ बने ही रहते हैं। बस अभी एक जरूरी है, हाँ, बस एक छोटा सा है, ले लेते हैं, बस हम लेकर आते हैं। देखा, छोटा सा ब्रेक था। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। राजुल जी, जब हम जिस जगह पे रहते हैं, अब जरूरी तो नहीं कि हमारे साथ हमारे रिश्तेदार हितनात सब एक ही जगह रहें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं, और वो होते हैं हमारे पड़ोसी। हमारे साथी भी यही लिखकर भेज रहे हैं। वैसे ये है कि पड़ोसियों के साथ अपना व्यवहार बनाने के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है पड़ोसियों की आर्थिक स्थिति आपसे ज्यादा बेहतर हो या आपसे कम हो, तो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। पड़ोसियों के साथ आर्थिक मामलों पे बड़ा या छोटा उनको नहीं मानना चाहिए, और ना तो खुद को असहाय समझना चाहिए और ना ही उनको, और मित्रवत व्यवहार रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। पड़ोसियों के साथ जो रिश्ता होता है ना राजुल जी, बेहद नाजुक सा होता है। थोड़ी सी ठसक लगी नहीं और टूट गया, रिश्ते खराब हो गए। तो कुछ छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको जितना नजरअंदाज किया जाए उतना अच्छा। अब जैसे भाई कुछ अगर जमीन से संबंधी कोई छोटा मोटा मामला है, मतलब उनका सामान अगर हमारी तरफ है या हमारा कुछ सामान उनकी तरफ है, तो ये भाई आपसी बात करके इसको निपटाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपस में मनमुटाव ही हो। बिल्कुल, इसको फांस नहीं बनाना है। और संकट या बीमारी में अगर है पड़ोसी तो उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर भी रहना है और उसकी कुशल क्षेम भी पूछते रहना है। अब भाई पड़ोसी हैं, आपस में बातचीत होती है, बच्चे दोनों घर के साथ में तो खेलेंगे ही। भाई बच्चे जब खेलेंगे तो कभी छोटा मोटा झगड़ा तो जरूरी है। हाँ, लेकिन झगड़े का निपटारा बच्चों को ही करने दें, खुद ना करें।
फिर ये भी होता है कि आवश्यकता अगर होती है तो फिर घरेलू सामान या जो खाने की चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान होता है, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा बदल गया है, तो मतलब इसे आदत ना बनाएं। ये देखें कि पड़ोस में आपके पड़ोसी की क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, इस बात पर ध्यान रखें। बिल्कुल। और राजुल जी, कुछ ऐसा अगर आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है तो वो पड़ोसी ही होते हैं जो वहाँ सबसे पहले हमारी मदद के लिए हाजिर होते हैं। और यही बात, मतलब ये दोनों दो तरफा बातें हैं, दोनों तरफ से लागू होती हैं। हमारे लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल। एक दूसरे के लिए सहायता करने के लिए हमें वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो और खासकर ये जो कोरोना काल जिसे हम गुजर चुके हैं, उसमें पड़ोसियों की जो अहमियत है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। वो पड़ोसी ही थे जिन्होंने हमें उस वक्त मदद की। भाई, पड़ोसियों की अहमियत तो हमारे यहाँ शुरू से समझी जाती है, और इसीलिए देखो ना, पुराने समय में हमारी माँ का या नानी का या दादी का कैसे पड़ोसियों से कैसा व्यवहार होता था कि मोहल्ले में ही हम कितने रिश्ते बना लेते थे, और कैसा उनके साथ बिल्कुल, उनके घर में कुछ काम है, कुछ शादी विवाह है या कुछ मुश्किल है, तो बिल्कुल उसमें बराबर से भागीदार होते थे। और कभी-कभी तो ये भी नहीं समझ आता था कि जो बच्चे हैं वो पड़ोसियों के हैं या मतलब किस घर के बच्चे हैं ये। इतना घुला मिला, इतना अपनत्व रहता था। बिल्कुल। तो एक बात, अब थोड़ा वक्त बदला है, तो इसलिए हो सकता है कि इतनी ज्यादा आत्मीयता नहीं हो, लेकिन फिर भी पड़ोसी की बातें अगर आपको कुछ मालूम हो, कुछ खास बातें, तो उसकी चर्चा इधर उधर ना करें, क्योंकि इससे भी खटास पड़ सकती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे आजकल जो रहने की जगह है वहाँ पार्किंग के लिए कुछ जगह दी जाती हैं, तो पार्किंग एटिकेट्स जो होते हैं उनका खास ख्याल रखें। भाई, ये भी ध्यान रखें ना कि जैसे आपकी सवारी है, आपका जो वाहन है, वो उनके रास्ते को ना रोके। कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर अपने पड़ोसी के गेट के ठीक सामने जो है अपनी स्कूटर या कार ऐसे पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी दिक्कत होती है और उन्हें बार बार कहना पड़ता है। ये भी एक झगड़े की वजह बन सकता है। बिल्कुल। साथ ही जैसे घर में अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो पड़ोसियों को असुविधा न हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। हो सके तो इस बारे में उनसे पहले ही बात कर लें कि भाई हम अपने घर में ये फलाना काम कराने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ अगर आपको होगी तो देख लीजिए, या तो फिर अगर आपको कुछ उस बारे में अगर आपका कुछ कहना है तो अभी से बता दीजिए। बिल्कुल। और ये एक बात ये ध्यान रखें कि चाहे जितनी भी दोस्ती हो, लेकिन जो उनकी निजता है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। और हमारे श्रोताओं का भी कहना है, हमारी एक श्रोता कहती है कि पहले पड़ोस एक परिवार का अंग हुआ करता था। कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित हैं। और ऐसा होता भी था। बड़ी, पापड़, अचार, पकवान बनाने से लेकर बेटी के शादी विवाह की बातें, साड़ी, पैसों, साग सब्जी की लेन देन, अपने दुख तकलीफ बांटने का काम सभी चलते थे। किसकी बहू बेटी कब आ रही है, कब जा रही है, आज खाने में क्या बना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर सुख दुख की साझेदारी हुआ करती थी। क्या बात है। और यही तो होता था ना कि शादी हो रही है बेटी की, तो पड़ोस की महिलाएं सब आके इकट्ठा होके जो बड़ी पापड़ अचार बनता था वो सब बनाने में लग जाती थी। और ऐसा होता था कि अगर मेहमान आ गए हैं तो पड़ोसियों के घर में रुकने की व्यवस्था कर दी जाती थी, और पड़ोसी भी उनका बिल्कुल वैसा ही आदर सत्कार करते थे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों से व्यवहार भी संतुलित रहे, क्योंकि वक्त में आपका पड़ोसी काम आ सकता है। आपके रिश्तेदार भाई आपसे भले कितनी भी दूर हो, लेकिन पड़ोसी आपका सबसे नजदीकी मित्र है। बिल्कुल। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों
की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। आकांक्षा, कहते हैं ना कि बच्चा या कितने भी हम बड़े हो जाएं, हम चाहे बूढ़े भी हो जाएं, तब भी एक शख्स होता है जीवन में जिसके सामने हम हमेशा बच्चे रहते हैं, और वो है माँ। बिल्कुल राजुल जी, जब हम माँ को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, तो मतलब दिल कहते हैं ना कि इतनी मीठी यादें हैं बचपन से लेकर, मतलब कदम कदम नहीं पर, है। हाँ, कदम कदम पर, चाहे बचपन हो चाहे किशोरावस्था हो, जी। माँ की बातें हमेशा याद रहती हैं, माँ की सीखें हमेशा याद रहती हैं। और माँ की सीखों के बारे में हमें जीवन में हर उस पल पर याद आता है जब हम उस दौर से परिस्थिति से गुजरते हाँ। हैं। तो हमारी एक श्रोता कह रही है कि हमारा बचपन माँ की माँ यानी नानी के साथ ज्यादा गुजरा। नाम के लिए अपने घर रहते थे, ज्यादा वक्त नानी के घर में ही गुजरता था। दोनों आसपास ही थे और नानी के पास कहानियां, किंवदंती, मुहावरों का भंडार था। पहले तो माँ की हिदायत, सीखें, उनकी बातें कोई मायने नहीं रखती थी, पर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर हर एक छोटी बात याद आती थी। आती है कुछ बात आज भी याद आती है, आज भी अमल करती हूँ। और माँ के बनाए हुए मेथी, सोंठ के लड्डू सभी भाई बहन और मामा बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं अब और बना नहीं पाती हैं। लेकिन फिर भी माँ के हाथ का स्वाद जो है वो हमेशा बिल्कुल ज़बान पे रहता है। हमारे एक साथी ने कहा है कि बचपन की बातें, माँ की लोरी, माँ की कहानी याद आती है, माँ का प्यार दुलार याद आता है, माँ का बना हुआ खाना याद आता है। तो कहते हैं ना कि माँ की हर चीज़, जैसे एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बार किसी बच्चे को खेलते खेलते कई बार चोट लगी और चोट लगने पर वो हमेशा रोता हुआ घर आता था। बस एक बार माँ ने उसे समझाया, पास में बिठा के प्यार से समझाया कि भाई देखो, जब तुम खेलने जाते हो तो चोट ऐसा तो है नहीं कि अपने आप लगती है, तुम दौड़ते भागते होगे। तो बोला हाँ, दौड़ता भागता हूँ। तो तुम्हें इसमें मज़ा आता है? हाँ बिल्कुल मज़ा आता है। तो जब मज़ा आता है, जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसको पाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ को इतनी ज़्यादा क्यों महत्व दे रहे हो, इस तकलीफ पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? ये सोचो ना कि तुम्हें कितना मज़ा आता था जब तुम दौड़ते भागते थे। तो बच्चे को वो बात ऐसी याद रह गई कि बड़े होकर वो बहुत बड़ा लेखक जब बना और उसने अपनी जब आत्मकथा लिखी, तो उसमें ये बात उसका ज़रूर जिक्र किया कि माँ की जो ये सीख थी,
कि जिस चीज को करने में आपको आनंद आ रहा है उसमें अगर थोड़ी बहुत चोट भी लग रही है तो उस चोट को सहन करो, क्योंकि तुम बड़े आनंद की तरफ बढ़ रहे हो। बिल्कुल। राजुल जी, सोचिए ना, जब हम डरे तो वो माँ ही थी जिसने हमें सांत्वना दी, धैर्य दिया और उस परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत दी। जब हम लड़खड़ाए, गिरे या कभी किसी बात का हमें अफसोस हुआ, तो सबसे पहले हमने वो बातें अपनी माँ से बताई कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो वो माँ ही थी जिसने हमें हिम्मत दी कि आगे बढ़ो और डटकर सामना करो। या फिर कभी असफलता जब सामने आई तो माँ ही थी जिसने हमें धीरज दिया। माँ हर कदम पर साथ रहती है और इसीलिए ऐसा लगता है कि माँ हो और दुनिया का कोई भी ना हो, तो बस इतना ही जीवन के लिए काफी है। चलो चले माँ, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। हो रही सारी रेशमी घटाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। आज है निमंत्रण सन सन हवाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। घूमना है हमको दूर की दिशाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। माँ की बातें जब भी होती है ना तो बहुत से लोगों को ये भी याद आता है कि व्यवहार संबंधी कितनी शिक्षाएं माँ देती है। जैसे कि हमारी एक साथी लिखती हैं कि मम्मी ने तो ना जाने क्या क्या सिखाया, कहने करके देख देख कर सीखे, हिम्मत रखना, खूब मेहनत करना, मीठा व्यवहार, सब कुछ। तो बस माँ की जो सीखें होती हैं, माँ की जो बातें होती हैं, वो ऐसा लगता है कि सब कुछ तो सिखाया माँ ने। हमारी एक जानने वाली थी जो जब अपने ससुराल आई शादी होने के बाद, तो वहाँ पर कुछ दूसरी तरह की व्यवस्था थी और ऐसी व्यवस्था थी जहाँ उन्हें हैंड पाइप चलाकर पानी भरना पड़ता था और चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, और ये सब उन्होंने अपनी माँ के घर नहीं सीखा था। लेकिन माँ ने उन्हें इस बात की शिक्षा दी थी कि चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम किसी काम को करने की ठान लोगी तो ज़रूर कर लोगी। तो बस यही हिम्मत लेकर वो करती गई और बाद में उन्हें न सिर्फ वक्त बदला और ये सारी चीज़ें ठीक भी हुई, उनके घर में हैंड पाइप की जगह नल की व्यवस्था हुई और उनको चूल्हे की रोटी की जगह उन्होंने उस पर भी बनाना शुरू किया। लेकिन उस चीज़ से घबराए बिना उन्होंने जो काम करके निकाल दिया और सबके दिलों में जगह बना ली, वो शिक्षा उनको माँ ने दी थी। बिल्कुल। और सोचिए ना राजुल जी, जब माँ कोई काम करती तो कभी ना कभी वो भी उनके लिए वो काम पहली बार मतलब करने का मौका रहा होगा, है ना। लेकिन अपने
बच्चों के लिए या अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किसी भी तरह उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। बिल्कुल, और इसीलिए यही देख-देख कर तो हिम्मत मिलती है बच्चों को भी कि भई हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। राहों के लिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। बिल्कुल राजुल जी, एक जो बच्चा होता है उसके लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है। बच्चा क्यों, बड़ों के लिए भी माँ पूरी दुनिया होती है। और इसीलिए माँ की बात जब भी होती है तो हम सभी बड़े भावुक हो जाते हैं। वैसे एक बात यह है कि माँ ही होती है जो हमें अच्छी आदतें सिखाती है। अब जैसे कि जैसे छुट्टियों की बात जब हुई और हमने खेलने के लिए बहुत उधम मचाया तो माँ ने खेलने के लिए जाने दिया। लेकिन आज की माँओं के सामने एक यक्ष प्रश्न होता है, क्योंकि आज प्रोजेक्ट वर्क भी होता है और दूसरे काम भी होते हैं, तो माँ करे तो क्या करे। और साथ ही साथ सबसे गंभीर समस्या जो है ना, पहले माएँ बच्चों को बाहर से घर में बुलाने के लिए डांटा करती थी, चिल्लाया करती थी कि भाई अब आ जाओ। आजकल माएँ हैं बच्चों को घर से बाहर ढकेलती हैं कि भाई जाओ बाहर थोड़ा खेल आओ, क्योंकि वो मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। और ये भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम अपने ये जो कोरोना काल गया है उसमें उनकी पढ़ाई पूरी इस तरह से
इस तरह से उस पर निर्भर हो गई थी मोबाइल पर कि उन्हें घंटों मोबाइल के सामने बैठने की या अपने कंप्यूटर के सामने बैठने की आदत सी लग गई है, तो अब वो भूल ही चुके हैं। लेकिन इस बीच में भी ये याद रखना है कि पढ़ाई के साथ-साथ या घर बैठे-बैठे रहने के साथ-साथ बाहर की खुली हवा भी बहुत ज़रूरी है। मतलब एक संतुलन दोनों में बना होना चाहिए, जिसकी आज के ज़माने में मतलब आजकल जिसकी बेहद ज़रूरत महसूस हो रही है। भाई राजुल जी, ये कहा भी जाता है ना कि दिन भर क्या रट्टा मारते रहना, क्या पढ़ते रहना, थोड़ा-सा जो दिमाग है, मन है, उसको भी शांति चाहिए, उसको भी तरोताज़ा होने के लिए मौका चाहिए। तो ज़रूरत है कि बच्चों को बाहर भेजिए, थोड़ा खेलने-कूदने का मौका दीजिए। और वैसे भी ये डॉक्टरों का भी मानना है कि जो बच्चे शारीरिक व्यायाम यानी कि खेल-कूद में थोड़ा पीछे रहते हैं, उनमें एकाग्रता की कमी देखी गई है। बिल्कुल। तो इस तरह की बातों को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क में भी ध्यान दिलाएँ, उनका जो होमवर्क उनको गृह कार्य दिया गया छुट्टियों के लिए वो भी पूरा करवाएँ, लेकिन साथ ही साथ उनको खेलने के लिए भी प्रेरित करें। और इसके लिए बस एक ये करना होता है कि एक टाइम टेबल निश्चित कर लें, तो इतने समय पर खेलना और इतने समय पर बाहर जाना, ये अगर निश्चित हो जाएगा तो बच्चे भी उस चीज़ को बाकायदा उसका अनुसरण करेंगे और उसमें गलती नहीं होगी। और कम से कम 2 घंटे हर दिन ऐसा खेल उन्हें खिलवाइए जिससे शारीरिक श्रम उनका हो, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। और आकांक्षा, जैसे ये बात होती है ना कि जब पढ़ाई के बीच में भी जब होता है ना, स्कूल जब खुले रहते हैं तब भी होता है ना कि खेलने की क्या ज़रूरत है, इतनी देर तक खेलना। तो एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना एक अनुभव साझा किया था कि जब वो बच्चे थे तो क्रिकेट मैच था उनका, बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच था जो वो खेलना चाहते थे, और उसके 3 दिन बाद उनका टेस्ट था जी। और वो बोर्ड के टेस्ट थे। तो उन्होंने अपने पिता को ये बात बताई कि मैं क्या करूं? तो पिताजी ने बहुत आराम से कहा कि अगर तुमने साल भर पढ़ाई की है तो तुम खेलने जा सकते हो। तो बस यही बात होती है। बिल्कुल, खेल से तनाव का स्तर तो कम होता ही है, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी बेहतर होती है। तो तनाव की जब तुमने बात की है, थोड़ा सा मन हल्का करने की बात की है, तो बच्चों को खेलने दें और हम एक गाना सुन लें।
आकांक्षा, देखो बातों बातों में हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि अब सखी सहेलियों से विदा लेने का वक्त आ गया है। तो आप सभी को राजुल और आकांक्षा का नमस्कार।